ये देखो, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज एक हाँ। नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन। इसको सुनते ही बच्चा का मुंह क्या होता है? कुछ गड़बड़ तो नहीं पढ़ाएगा? गड़बड़ नहीं है, ये साइंस है। ठीक है। When first time hear about reproduction chapter, 12 year old me. देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। By which living organism produce new individual of their own. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा क्या है? हाँ, प्रोड्यूस प्रोड्यूस करेगा। करते हैं। एक चीज़ याद रखेंगे, सेम सेम एकदम नहीं करेगा, सिमिलर नहीं, सिमिलर करेगा, आइडेंटिकल नहीं। मतलब सुनते होगे कहीं पे तारक मेहता में बोलता है द ईयर सेम सेम बट डिफरेंट, वही वाला बात है। माता पिता के जैसा सिमिलर दिख सकते हो लेकिन एकदम हुबहू थोड़ी दिखते हो। नहीं। रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है? तो रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन द अर्थ। बड़ी हार्ड लाइन है, अपने मन से भी लिख सकते हो। इट हेल्प इन द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इट क्रिएट वेरिएशन इन डीएनए विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। इस रिप्रोडक्शन से क्या होता है? अलग अलग डीएनए वेरी होता है तो अलग अलग स्पीसीज आता है, जो कि ज़रूरी है। ठीक है ना? मान लो कि सिर्फ गर्मी में रहने वाले लोग ही अगर सिर्फ जन्म लेंगे, कल के अगर ठंडा जगह ठंडा हो जाएगा हमारे इन्वायरमेंट, तो कैसे जी पाएंगे वो लोग? तो सारा मर जाएंगे। इट हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज का मतलब पहले हम लोग बंदर थे, ऐसा वाला फिगर देखे होगे, ऐसा वाला, फिर आदमी बने, फिर बोला, तो वो स्पीसीज को इवोल्यूशन में हेल्प करने में मदद करेगा। तो कुछ नहीं, स्लाइड से क्या याद रखना है आपको? सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो बता दीजिएगा। एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपनी तरह प्रोड्यूस करता है। इसका एडवांटेज ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ में मदद करेगा, इवोल्यूशन इन द स्पीसीज ऑफ में मदद करेगा, फिर ये क्रिएट करेगा वेरिएशन इन डीएनए विच लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। क्या करेगा? इट क्रिएट्स वेरिएशन इन डीएनए विच लीड टू स्टेबिलिटीज ऑफ डीएनए। इस लाइन के समझ में मतलब आया? अलग अलग प्रकार का आदमी बनेगा। रिप्रोडक्शन होगा, जन्म लेगा, तब ना अलग अलग प्रकार का आदमी बनेगा। वेरिएशन इन डीएनए के कारण ही अलग अलग हो जाएगा और वो सरवाइव करेगा। ठीक है। ये शब्द कहीं पर भी ऐसा लिखा रहा है, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस एक्सप्लेन, ऐसा लिख रहा है, इसको अपने से करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, दिखने में लगेगा क्या कि गलत बात है। अगर एमसीक्यू में लिखा रहेगा रिप्रोडक्शन इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस, कि रिप्रोडक्शन इज लाइफ प्रोसेस, तो तुम लोग में से 99% बच्चा यही समझ के आएगा कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, जबकि क्या लिखा हुआ है? नॉट। मतलब कि बिना पॉटे किए, बिना खाए, बिना थी, बिना हंसे, बिना पॉटे के, बिना खाए और बिना सांस लिए, बिना दिल धड़का, ये सब चीज़ के बिना नहीं रह सकते हो तुम। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा उसके बिना नहीं रह सकता आदमी। मोदी जी कहाँ रिप्रोडक्शन किया है? कोई बाल बच्चा है? योगी जी कहाँ किया है? कोई बाल बच्चा है? तो जिंदा नहीं है कि मर गया अदर के? तो जिंदा है। तो रिप्रोडक्शन जो लाइफ प्रोसेस नहीं है, ये नहीं भी करेगा आदमी तो जिंदा रहेगा। हम तुम जिंदा नहीं है, जिंदा है। तो जिंदा है। रिप्रोडक्शन क्या है? लाइफ प्रोसेस नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो अपने से लिख दोगे थोड़ा मोड़ा बना के। अब यहाँ पर है दूसरा टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? किसी का आँख काला है, किसी का आँख नीला है, किसी का ये वो डिस डैट है, किसी का मुंह अलग अलग अलग, इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है? तो सबसे पहले वेरिएशन होता क्या है ये पूछता है। वेरिएशन आर द डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सम स्पीसीज। मान लो कि आदमी है, एक प्रकार के स्पीसीज है आदमी, जानवर एक प्रकार के स्पीसीज है जानवर, सब भी एक ही तरीके का दिखता है? सब आदमी एक ही तरीके का दिखता है। डिफरेंस प्रेजेंट होगा किस में? बिटवीन द इंडिविजुअल स्पीसीज, बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द, बिटवीन द स्पीसीज, बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज, या बिटवीन द सम स्पीसीज। ठीक है। डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन द सम स्पीसीज, डिफरेंट प्रेजेंट बिटवीन द सम स्पीसीज, कुछ डिफरेंट प्रेजेंट होगा कुछ स्पीसीज के बीच में, उसी को कहते हैं वेरिएशन। अब ये जो है, ये वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है? सबको एक के जैसा दिखने लगेगा तब मोनू चिंटू पिंटू सब एक हो जाएगा, इस कारण भी जरूरी है। दूसरा क्या है? एडेप्टेशन के लिए जरूरी, पहला पॉइंट।
वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट इन द चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंट। अभी बताए हैं वेरिएशन इसका रहना जरूरी है कि ताकि वो इन्वायरमेंट में अडॉप्ट हो सके चेंजिंग इन्वायरमेंट में। आज ठंडा है, कल गर्मी है, खाली ठंडे में रहने वाला आदमी पैदा हो जाए, कल हो क्या अचानक गर्मी है, तो दुनिया समाप्त हो जाएगा। हाँ। तो वेरिएशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट इन द चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंट, अडॉप्ट कर सके, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म, उसके अडॉप्ट कर सके। फिर दूसरा क्या, वेरिएशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू ए स्पीसीज एज देयरबाय हेल्प्स इन द इवोल्यूशन। वो ये इवोल्यूशन को हेल्प करने में मदद करता है। पहले आदि मानव के पहले बंदर के जैसे दिखते थे, जैसे जैसे वेरिएशन आता है कि हम लोग विकसित होने लगे, ठीक है ना, विकसित होने लगे। ऐसा कहा जाता है कि छोटे उंगली का कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना, छोटे उंगली का कोई काम नहीं होता। जैसे कि पहले पूंछ का हम लोग का कोई काम नहीं होता था, तो धीरे धीरे मानव में क्या होने लगा, पूंछ गायब होने लगा। ऐसा बात कहा जाता है कि छोटे, हो सकता है कहीं ऐसे 100 साल बाद छोटी उंगली का आदमी नहीं हो, तो नहीं होगा आदमी में वो चीज, ठीक है। वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन द वेरिएशन ऑफ स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। वेरिएशन आएगा डीएनए में, तभी ना अलग अलग दिखेगा, चिंटू पिंटू मिंटू सब एक तरीके का दिखेगा, तो कैसे काम चलेगा, नए अलग अलग स्पीसीज बनेगा। तो वेरिएशन किस लिए जरूरी है, तो पहला तो ये जरूरी है कि वो अडेप्ट हो सके इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो अपने आप को अडेप्ट कर सके। आवाज स्पीड ज़्यादा रहता है मेरा। नहीं। फिर से वेरिएशन प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी स्पीसीज को, ठीक है ना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है स्पीसीज को, देयर बाय द हेल्प्स इन द इवोल्यूशन। फिर वेरिएशन इन द डीएनए रिजल्ट इन वेरिएशन ऑफ स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। वेरिएशन आएगा तब नया स्पीसीज बनेगा। ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, VBI वेरिएशन, अब वेरिएशन क्यों जरूरत है, याद हो जाएगा। हाँ। याद करना होगा। ये तो लाइन एकदम सिंपल ही याद हो गया होगा, पहले वाला, अडॉप्ट इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। वेरिएशन प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, यहाँ तक भी याद है, ठीक है। फिर वेरिएशन क्या करता है, वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन द वेरिएशन ऑफ स्पीसीज। वेरिएशन आएगा डीएनए में, जिसके कारण हमको नया स्पीसीज मिलेगा, इसी कारण स्पीसीज, न्यू स्पीसीज का फॉर्म होगा। अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो पीछे हमने बताया ना रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है सर, ये एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर ये वाला भी चीज़ लिख सकते हो, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, आदमी का सिलसिला चलते रहे। एडेप्टेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, अडॉप्ट कर सके। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो मर गए उसके लिए बनाया है। ट्रांसफर ऑफ एडेप्टेशन एंड वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो वेरिएशन उसको सह सके। ये भी लिख सकते हो एडवांटेज किसके में, रिप्रोडक्शन। ये तो इजी लग रहा है। हाँ। लाइन ये भी लिख सकते हो। बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आखिर जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें डीएनए का कॉपी होता है। क्या होता है, डीएनए का कॉपी होता है। क्यों कोई माता पिता जो है बच्चों की तरह दिखता है, बच्चा माता पिता की तरह दिखता है, तो वो डीएनए है बच्चों में से माता पिता में जाएगा, और माता पिता से डीएनए बच्चों में जाएगा, तो डीएनए कॉपी होता है। क्या होता है, डीएनए कॉपी होता है। लेकिन सेम बट डिफरेंट, पूरा तो हूबहू नहीं दिखते हैं। इसका मतलब डीएनए तो जाता है, लेकिन डीएनए में कुछ वेरिएशन आता है। डीएनए में क्या आता है, वेरिएशन आता है। इसके बच्चों में भी क्या होता है, वेरिएशन दिखाई पड़ता है, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म कॉपी देमसेल्फ, ऐसा सवाल है तो ऑर्गेनिज्म कैसे कॉपी करते हैं अपने आप को। हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, तो डीएनए का क्या होता है, एक से डीएनए दूसरे में जाएगा, ये जनरेशन 1 का डीएनए ये जनरेशन बच्चों में जाएगा, ठीक है ना, वेरिएशन होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कर सकता है, वेरिएशन आ जाता है डीएनए कॉपी के दौरान, ठीक है। अब कुछ डीएनए वगैरह इसको समझते हैं हम, जैसे कि क्लास 9 में बताए थे कि ये सेल है, सेल में बताए थे न्यूक्लियस में बताए थे कि क्रोमोजोम्स रहता है। ये क्रोमोजोम्स को खोलेंगे तो हमको डीएनए दिखाई पड़ेगा। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए। ये प्रोसेस याद है, कहीं से भी सवाल पूछ देगा। अब यहाँ पे देखो बच्चा भयंकर कंफ्यूज, क्रोमाटिन और क्रोमोजोम्स में पूछता है ये क्या है, सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो जब सेल डिवीजन नहीं होगा, पढ़े हो ना 9th में, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी समय सेल डिवीजन होता है।
या फिर घाव कट फट गया, माइटोसिस मायोसिस, ये सब याद आ रहा है? हाँ। वो वाली बात कर रहे हैं। तो जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो डीएनए क्या है, इसमें बिखरा पड़ा रहेगा। डीएनए क्या होगा, इसमें ऐसे 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 लपेट के रखा पड़ेगा। तो जो लपेट कर रखा रहेगा इसमें डीएनए, उसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिन। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन होगा तो ये खुलना स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे खुलेगा। ठीक है, ठीक है। ये खुल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लूज फॉर्म ऑफ डीएनए है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है लूज फॉर्म में। लेकिन जब खुलेगा तो क्या होगा, कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे सेल डिवीजन हुआ तभी खुलेगा ना, ऐसे ऐसे धागा, ऐसे ऐसे धागा खुलेगा तो कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा। तो कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, इसी को कहते हैं क्रोमोसोम्स। नहीं समझ में आया? सवाल कैसे पूछेगा, सवाल यहाँ पे ये पूछेगा, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। लूज फॉर्म ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। सेल डिवीजन के बाद ये क्या होता है, हमको क्रोमोसोम दिखाई पड़ता है। सेल डिवीजन से पहले डीएनए किस फॉर्म में रहता है, क्रोमेटिन के फॉर्म। सेल डिवीजन के बाद डीएनए किस फॉर्म में रहेगा, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। समझ में आया? अब कुछ टर्म्स है जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ये टर्म्स समझना पड़ेगा। डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, जीन क्या है। तो डीएनए क्या है, तो बताया था कि बच्चों ये क्या है, एक मॉलिक्यूल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये माता पिता से गुण जो जाता है बच्चों में, वो डीएनए जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन रहता है उस डीएनए में। इसका आँख वैसा देना है, इसका बाल इसके पापा की तरह देना है, इसका मुँह, इसका गाल इसके आँख नाक जो भी है मम्मी पापा की तरह देना। ये सब किस में छुपा रहता है, डीएनए में। कई बार जीन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जीन का डीएनए का जो छोटा पार्ट होता है उसको जीन बोलते हैं। मतलब बहुत सारे जीन मिलाएंगे तो डीएनए बन जाएगा। ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, तो क्रोमेटिन क्या है, वो लूज फॉर्म ऑफ डीएनए, लिख सकते हो सिंपली लूज फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम्स। जीन क्या होता है, तो जीन इज ए स्पेसिफिक सेगमेंट या पार्ट ऑफ डीएनए। हम बताए थे ना बहुत सारा एग्जाम्पल, इसको फिगर से दिखाते हैं जीन और डीएनए के करने में। यहाँ देखो ये क्या है, पूरा डीएनए है, ऐसे ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ये डीएनए बहुत सारा छोटा छोटा ऐसा बहुत सारा कॉइल से मिलके बना होगा। तो मान लो इसका ये वो सेगमेंट है, इसको कहेंगे जीन। ऐसा ऐसा बहुत जीन से मिलके क्या बना रहता है, डीएनए बना रहता है। तो मान लो इतना दूर के जीन में लिखा हुआ है कि बच्चा में कलर कैसा देना है, हेयर कलर के लिए काला हेयर कलर देना है। इतना जीन में लिखा हुआ है, जीन डीएनए के इस पार्ट में वाला जीन, इसमें लिखा है कि बच्चा का हाइट देना है पापा मम्मी की तरह, बच्चा का ये आई कलर देना है पापा की तरह। तो ये क्या है, अलग अलग जीन से बना हुआ है डीएनए, अलग अलग जीन से बना हुआ है डीएनए। तो डीएनए में क्या है, इंफॉर्मेशन। डीएनए में क्या है, इंफॉर्मेशन। इसी इंफॉर्मेशन को कौन लेके जाएगा, ये जीन में क्या इंफॉर्मेशन, इसी इंफॉर्मेशन को लेके कौन जाता है, डीएनए। डीएनए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो यही बात लिखा हुआ है कि जीन क्या है, जीन इज ए स्पेसिफिक या सेगमेंट पार्ट ऑफ डीएनए, है कि नहीं है? जीन डीएनए का पार्ट है कि नहीं है? पार्ट है। उसमें इंफॉर्मेशन रहता है कि नहीं, हेयर का कलर, नाक का कलर, डैश का कलर, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर। जीन डीएनए का छोटा पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है। जीन इज a specific part of DNA that contain a information। ठीक है, इसमें भी यही है, ये भी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, क्योंकि पूरा तो जीन से ही तो मिलके पूरा डीएनए बनता है। याद हो गया ये पूरा? ये फिगर पूरा याद रखेंगे अपने, याद हो जाएगा डीएनए जीन के मतलब। बोलो डीएनए का डेफिनेशन बिना देखे, डीएनए इज ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीन क्या है, जीन इज ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंटेन एन इंफॉर्मेशन। ये फिगर भी बना सकते हो कभी आए तो, ऐसे उतना फिगर नहीं पूछेगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी एंड एडिशनल ऑर्गेनिज्म। हम बताए हैं कि रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या चीज़ है कि डीएनए का कॉपी होता है। क्या होता है, डीएनए का कॉपी होता है। मतलब कि ये सेल डिवीजन हुआ तो एक सेल से दो सेल बनेगा, तो इसमें इसका क्या होगा, डीएनए पहले आएगा। डीएनए के साथ तो डीएनए तो कॉपी होगा ही, लेकिन डीएनए कॉपी होने के दौरान क्या पूरा चीज कॉपी होने लगता है, वेरिएशन आता है। इसी का हम लोग में भी
वेरिएशन तो इसे क्या बोलते हैं, सेम सेम बट Different. डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद हम सेल ऑर्गेनल भी पढ़ाए थे, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब भी, तो वो सब भी तो आएगा इसके अंदर। एक नया सेल बनेगा, फिर सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन से फिर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक नया जीव बन जाएगा। इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस यहाँ पे ये रखना है, कभी एमसीक्यू में लाइन आ जाए या कुछ भी, कि डीएनए, ये रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए का कॉपी होता है। ठीक है, ये डीएनए को कॉपी कोई क्या बोलते हैं, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना, इसी को बोलते हैं डीएनए का कॉपी। डीएनए को कॉपी के लिए एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। कभी आएगा लिखने के लिए एग्जाम में, रेप्लिकेशन क्या है, तो रेप्लिकेशन के लिए क्या याद करेंगे, ये प्रोसेस है डीएनए कॉपिंग का, द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपी इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। और ये रेप्लिकेशन कब होता है, ये इसके दौरान, द बेस रिप्रोडक्शन के दौरान। द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी एंड ऑर्गेनिज्म। डीएनए का भी कॉपी होता है, ऑर्गेनल्स का भी कॉपी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो डीएनए का कॉपी हो रहा है, ये माता का जीन है, ये पिता का जीन है, लेकिन पूरा कॉपी नहीं होगा, कुछ वेरिएशन आ जाएगा, इसका बच्चा हल्का डिफरेंट दिखता है, पूरा हो जाएगा तो सेम में दिखने लगेगा। ठीक है, डीएनए क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन है, ये डीएनए बहुत छोटे छोटे जीन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। क्रोमोजोम्स क्या है, क्रोमोजोम्स क्या है, डेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमेटिन क्या है, लूज फॉर्म ऑफ डीएनए। सेल डिवीजन के बाद दिखाई पड़ता है हमको क्रोमोजोम, सेल डिवीजन के पहले रहता है क्रोमेटिन। जो सेल डिवीजन के बाद क्रोमोजोम दिखाई पड़ेगा, जो कि क्वाइल्ड या कंडेंस फॉर्म में रहता है, क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, कंडेंस फॉर्म में रहता है। ठीक है, याद हुआ यहाँ तक। डीएनए कैसे ट्रांसफर होता है माता पिता से बच्चों में, ये बताइए। तो ये मेल गेमेट्स है, स्पर्म है, ये फीमेल गेमेट्स है, ओवम है। जब स्पर्म और ओवम आपस में टकराएगा तो क्या होगा, फ्यूज होगा, फिर बनेगा जाइगोट। इसमें से इसका डीएनए गया, इसके सारे स्पर्म के सारे, इसमें से इसका डीएनए कॉपी होगा किसमें, ये क्या है, ओवम से, उसका फ्यूज होगा, फिर जाइगोट बनेगा, तो इसका डीएनए भी आ जाएगा, इसका डीएनए भी आएगा। देखिए ये वो इसका आ गया, ये वो इसका आ गया। अभी बेबी में एक करेक्टर आ जाएगा। कुछ नहीं आया कि हाँ ट्रांसफर ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो इससे तो लिख भाई, इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। इसके इंग्लिश में कुछ लिख दो, बढ़िया से पिकट तो बना दोगे। पूछेगा कि डीएनए रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कैसे ट्रांसफर होगा, तो बनाना ही मेल है, मेल गेमेट्स लिखना, स्पर्म ऐसे बना देना। ये क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए, ई है डीएनए, ऐसे ही सब होता है डीएनए। ये फीमेल गेमेट, ये गेमेट्स, उसके अंदर सेल है, उसमें क्या है, ये डीएनए है, दोनों फ्यूज हो गया, जाइगोट बना, एबोई से, और उसका इंग्लिश में कुछ और लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट तरीका बता रहे, कम से कम इतना चीज तो याद होना ही चाहिए। कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, जो माता पिता से बच्चों में जाता है, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों होता है, वह कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में, गोल्गी बॉडीज में, कि न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। क्यों, घुमा के क्वेश्चन दिया है, डीएनए में ना प्रेजेंट होता है, डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में ना, इसी का आंसर न्यूक्लियस होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, वो खत्म हो गया वो पार्ट। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन, दो तरीके का रिप्रोडक्शन होगा, आज इसका आधा पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आधा से ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल में, इसमें दो पेरेंट्स। इसमें गेमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना ही स्पर्म बनेगा ना ही ओवम बनेगा, अभी दिखाएंगे। इसमें लेकिन गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, नहीं फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं जाइगोट बनेगा, ये सब कुछ नहीं होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें ऑफस्प्रिंग ऑफ फॉर्मेट आर जेनेटिकली सिमिलर, ये अपने एकदम बाप की तरह इसमें हो जाएगा, एकदम दिखेगा। किसमें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फूल देखते हो एकदम, फूल दूसरा फूल एकदम सेम दिखने लगता है। फिर ऑफस्प्रिंग और फॉर्मेट आर जेनेटिकली डिसिमिलर, डिसिमिलर होता है कि नहीं है, बाप बेटा थोड़ा अलग अलग दिखता है, लेकिन इसमें सिमिलर होता है एकदम। अब यहाँ पे कुछ भी हमसे तो सेक्सुअल एसेक्स होता है, इतना आसान डेफिनेशन तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जाके देख लेना, तो इसको याद होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा है कि बताइए कि इस 4 ऑप्शन तक घुसा देगा, इसमें से 2 घुसा देगा, बोलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, तो एसेक्सुअल में नो 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 हर एक चीज मार देना। ठीक है, नो जर्मेशन, ये नो गैमेट्स फॉर्मेशन, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, ना ही गैमेट्स बनेगा। और लेकिन एक चीज होता है कि जब माता पिता एकदम सिमिलर दिखता है बच्चों में, जबकि उधर दिखता है क्या, सेम बट डिफरेंट होता है इधर। ठीक है,
इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपी, डीएनए का कॉपी होता है क्या, होता है, इसमें भी होता है, उसमें भी होता है, लेकिन इसमें डीएनए का कॉपी वेरिएशन के साथ, इसमें डीएनए का कॉपी विदाउट वेरिएशन के साथ, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, चलो याद हो रहा है। हाँ। अब यहाँ पे देखो चैट के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे, क्या क्या समझने का कोशिश करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे कि ये मेल गेमेट्स है, पेरेंट्स है, ये फीमेल गेमेट्स है, फीमेल है, ये दोनों का गेमेट्स मिलता है तो क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, फ्यूजन होता है, फिर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर क्या आ जाएगा, बेबी। बाप कहीं से और देख रहा है, बेटा कहीं और देख रहा है, बाप का पूरा बाल है, बेटा का पूरा बाल झड़ गया, ये बाप का बाल झड़ गया, बेटा का है पूरा बाल, अलग अलग है। उसके बाद क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो यहाँ पे, ये पेरेंट हाइड्रा है, हाइड्रा में बहुत तरीके में, बहुत सारी चीज़ों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तुम्हारे बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यही है। तुमको तो देखोगे, जैसे कि उसमें एक होता है हाइड्रा में होता है, बर्डिंग में होता है, ईस्ट में होता है, स्पोर में होता है, बहुत सारा होगा, फंगस उंगस, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, स्पाइरो वगैरह, ये सब नाम होगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी में से वो एग्जांपल लिए हम, क्या, हाइड्रा का। हाइड्रा में देखो, हाइड्रा में क्या हो रहा है कि हाइड्रा में बताएंगे, हाइड्रा में कैसे होता है, अभी खाली देख रहे ऊपरी झापड़ी। ये हाइड्रा में, इसमें ना ही गेमेट्स बन रहा है, कहीं नहीं, फ्यूजन हो रहा है, नहीं, इसमें ना ही फ्यूजन हो रहा है, ना ही गेमेट्स बनेगा, ना जाइगोट बनेगा। प्लस यहाँ पे देखो, जैसा बाप है वैसे बेटा निकल के आ जाएगा लास्ट में, बाप से बेटा। समझ में आ गया, एकदम सिमिलर होता है। तो ये चीज़ है, ये तुमको एग्जाम में फिगर बनाने का मन है तो बना भी देना, और एक सेक्सुअल के बीच में आएगा लिखने उखने के लिए, तो ये सेक्सुअल के बारे में पूरा लिख देना। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर मेल फीमेल गेमेट्स याद है ना, फ्यूजन बना के वो दिखा देना। इसमें हाइड्रा वाला भी याद करवा देंगे बाद में, तो हाइड्रा का बना देना, या फिर अमीबा का बना देना कि अमीबा में भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो किस तरीके से होगा वो बना के दिखा देना एग्जामिनर को, तो 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब मन करे पढ़ने का तो पढ़ लेना है, सही दिया हुआ है, वो सब हम बता रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसी बात को लंबड़ा के लिखा गया है। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं, उतना याद कर दो काफ़ी है। ठीक है, ऐसे ही मन करे पढ़ने का तो पढ़ो। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी बात को लंबड़ा के लिख दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ हती नहीं, सिंगल पेरेंट वॉल, डू नॉट, डज नॉट, फ्यूजन, ये तो पता है, सब बात को कितना सिंपल तरीके से लिखा गया इसमें। इसी कारण ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लस फिगर बना देना इसके नीचे। तो सेक्सुअल सेक्सुअल खत्म, डिफरेंस खत्म। अब आते हैं हम लोग दूसरे तरीके, मेन तरीके की तरफ। हम लोग सेक्सुअल सेक्सुअल डिफरेंस पढ़ लिए, पहले पढ़ेंगे ए सेक्सुअल, फिर कल पढ़ेंगे सेक्सुअल, कल या परसों। सबसे पहले होता है फ्यूजन। फ्यूजन सबसे पहले नहीं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तरीके का होता है। एक होता है फ्यूजन, एक होता है फ्रेगमेंटेशन, एक होता है रीजनरेशन, एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक होता है टिश्यू कल्चर, एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। फ्यूजन भी आपस में दो तरीके का होगा, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी दो तरीके का होगा, नेचुरल, आर्टिफिशियल। तो यहाँ से क्या सवाल बनेगा बताइए, 4 वो ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इसमें से कौन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो भैया हमको पता है कि फ्यूजन भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रीजनरेशन भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बॉन्डिंग भी है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी है, टिश्यू कल्चर भी, स्पोर फॉर्मेशन भी है, बाइनरी फ्यूजन भी है, मल्टीपल फ्यूजन भी है, नेचुरल बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन भी है। ये सब कौन सा मेथड है रिप्रोडक्शन का, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, याद रहेगा। पूछ देगा बताइए बॉन्डिंग कैसा फ्यूजन है, सेक्सुअल या सेक्सुअल, स्पोर ए सेक्सुअल, बॉन्डिंग ए सेक्सुअल, रीजनरेशन ए सेक्सुअल, फ्यूजन ए सेक्सुअल। फ्यूजन दो तरीके का होता है, एक होता है बाइनरी, एक होता है मल्टीपल। अब आते हैं, देखते हैं कि तुमको याद है कि नहीं पीछे का। चलो बताओ, सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन कॉल, डीएनए का बहुत सेगमेंट है जिसमें इन्फॉर्मेशन रहता है, जीन, क्रोमोटीन या क्रोमोजोम्स नहीं, ये डीएनए का फॉर्म है। ये कौन फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म। ये कौन फॉर्म है, लूज फॉर्म, जब अंदर सेल डिवीजन के पहले रहेगा। सेल डिवीजन, एक क्वेश्चन पूछते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन कौन विजिबल होता है, क्रोमेटिन या क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स। हाईली कोइलेट एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, क्रोमोजोम्स। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या है, फ्यूजन पे। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ए सेक्सुअल, उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फ्यूजन। फ्यूजन में भी दो पढ़ेंगे, बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन।
यहाँ पर है फिजन। फिजन का मतलब ही होता है टूटना। एक चीज दो चीज में टूटेगा उसको क्या कहेंगे? फिजन। एक चीज दो चीज में टूटेगा उसको क्या कहेंगे? फिजन। फिजन इज द डिवीजन। फिजन क्या है? एक डिवीजन है या स्प्लिटिंग है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर सेल। नहीं समझ में आया? कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही फिजन होगा, पहली बात। ठीक है। जो भी छोटा एकदम कम विकसित रहेगा ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसी में होता है फिजन। उसी में क्या होता है? फिजन होता है। तो क्या लिखा हुआ है? ऑब्जर्व इन लोअर ऑर्गेनिज्म या फिर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस में फिजन होता है। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे इसको। अच्छा मान लो फिजन है तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका डिफिनीशन याद करना होगा कि इसका डिफिनीशन क्या है। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल याद करना होगा ये होता किस में है। फिर उसके बाद ये जो है इसका फिगर याद करना होगा कि इसका फिगर बनेगा कैसे। ठीक है? हाँ तो ये फिजन क्या है? एक डिवीजन है या स्प्लिटिंग है। किस में? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर सेल। ठीक है? तो फिजन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिसमें एक चीज दो चीज में टूट जाएगा। ये किस में देखा जाएगा? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या? अमीबा, यूगिलिना, लिस्मानिया। अमीबा में भी फिजन होगा, यूगिलिना में भी फिजन होगा, लिस्मानिया में भी फिजन होता है। याद रहेगा? बाद में हम ट्रिक से याद कराएंगे इसको, अभी पहले पढ़ो चार्ट में। अमीबा, यूगिलिना, लिस्मानिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में क्या होता है? फिजन होता है। लेकिन इन तीनों में अलग अलग प्रकार से फिजन होता है। फिजन मतलब क्या बताएं? एक से एक चीज दो चीज में बंटना है। ये केक है, इसको हम ऐसे भी तो बांट सकते हैं। ये केक छोड़ो, मतलब कि कोई चीज है, इसको हम ऐसे बांट सकते हैं। हाँ। दो में बट गया। इसको ऐसे भी तो बांट सकते हैं, दो बट गया। इसको ऐसे तिरछा भी तो बांट सकते हैं। इसी के आधार पे क्या होता है? फिजन डिवाइड होता है। ठीक है? अब यहाँ पे हम जैसा कि बताएं फिजन का डिफिनीशन सबको याद हो क्या होगा? फिजन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस which are occur in unicellular organism in which an organism divided into two parts। अपने से भी कर सकते हो। टाइप्स ऑफ फिजन क्या है? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। सिंपली पूछे फिजन किस में होता है तो यूग्लिना, अमीबा, लेशमानिया। ठीक है? बाइनरी फिजन में क्या होता है कि इसमें ये एक पेरेंट दो डॉटर सेल देगा, एक पेरेंट दो डॉटर सेल देगा। फिर मल्टीपल फिजन में क्या होता है? एक पेरेंट बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। मान लो कि ये इसमें फिजन होना है, ये डिवाइड हो गया एक से दो में, तो कौन फिजन हो गया? बाइनरी फिजन। ये पेरेंट है, ये एक से बहुत ज्यादा में डिवाइड हो गया, तो कौन सा फिजन है? मल्टीपल फिजन। याद हो गया? तो बस सिंपल सा डिफिनीशन है कि बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंट दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, इसमें एक पेरेंट बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बाइनरी फिजन पहले पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये अमीबा में होता है, पैरामेसियम में होता है, यूगेलिना में होता है। अभी बताया है ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। देखो ये अमीबा है, ये कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। इससे बढ़िया ये वाला फिगर है, ये अमीबा है, ये अमीबा है, ये कहीं से भी डिवाइड हो जाएगा। इसको क्या कहा हमको? क्या हम तक कहीं से रिप्रोडक्शन कर लेंगे तो कहीं से डिवाइड हो जाएगा। इसका कोई शेप नहीं फिक्स रहता है, तो कहीं से डिवाइड हो जाएगा। तब पूछेगा इरेगुलर बाइनरी फिजन किस में होता है? बाइनरी फिजन तीनों में होता है, अमीबा में, यूगिलिना में, लेशमानिया में। लेकिन हम पूछेंगे अगर इरेगुलर बाइनरी फिजन किस में होता है तो क्या बोलेंगे? अमीबा में होता है, क्योंकि अमीबा का शेप इरेगुलर रहता है। दूसरी बात है ये है लिस्मानिया। लिस्मानिया का शेप ऐसा होता है, ऐसे रहेगा, एक ऐसे फ्लैजला टाइप का स्ट्रक्चर बना रहेगा। लिस्मानिया कैसे डिवाइड होगा? एक से इसको दो पार्ट में बांटना है। बाइनरी में एक सेल, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, तो ये बीचम बीच ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो कौन सा फिजन होगा? लॉन्गिट्यूडनल फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल एल से लॉन्गिट्यूडनल, एल से लिस्मानिया। घुस घुस का क्वेश्चन पूछता है कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में होगा? लिस्मानिया में होगा, लिस्मानिया में। और ये क्या है? यूगेलिना। यूगेलिना ही पैरामीशियम कहते हैं। हाँ ये यूगेलिना है,
यूग्लिना बोले पैरामेसियम बात की है। ये क्या है, ये ऐसे हो रहा था ना, बीच से ऐसे, ऐसे हो ये ऐसे होगा हॉरिजेंटली, हाँ जी तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ये किस में होगा, पैरामेसियम में। पैरामेसियम में। फिगर एकदम दिमाग में बछप गया। हाँ लिस्मानिया में होगा लॉन्गिट्यूडनल, बीचम बीच। बीचम बीच। पैरामेसियम में होगा एकदम ऐसे transverse। हॉरिजेंटली, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इरेगुलर किस में होता है, अमीबा में। अमीबा में होता है। अभी तक हम लोग कहाँ पे पहुंचे हैं, चलो फिर से यहाँ पे देखो, बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, ये यूगेलिना में, होता है पैरामेसियम में, अमीबा में। इसमें होता है इरेगुलर, इसमें होता है ट्रांसवर्स, इसमें होता है लॉन्गिट्यूडनल। याद हो गया। अब होता है इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन किस में, हम तो पता ही है, बता किस में होगा, अमीबा में होगा। अमीबा में होगा, याद होगा। ठीक है, अमीबा में, अमीबा सेल डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू फॉर्म डॉटर सेल। अमीबा में क्या होता है, माइटोसिस होगा। जो इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन है ना, मोस्टली अमीबा में होता है। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, और कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। याद रखेंगे। ऐसे भी हम बताएं जो भी फ्यूजन है किस में होता है, यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को कम विकसित होता है ये सब चीज। ठीक है, अमीबा का बाइनरी फ्यूजन पूछता है, फिगर बना के दिखाइए। अमीबा में कैसे बाइनरी फ्यूजन होगा ये बताइए। तो सबसे पहले बता दो कि क्या अमीबा में कौन सा बाइनरी फ्यूजन होगा, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन होगा। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो जनरली फ्रेश वाटर में पाया जाता है। 3 शब्द लिख दोगे। उसके बाद बाइनरी फ्यूजन अमीबा में कैसे होगा, ये फिगर भी आई है, ये बना के दिखाना होगा एग्जामिनर को। ये है अमीबा। ठीक है, अमीबा में कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये देखो, इसमें से अलग होना चाह रहा है। पहला स्टेज में क्या हो गया, अलग हो गया। ये सब नहीं भी याद हो ना तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब न्यूक्लियस अलग हो गया, जैसे न्यूक्लियस अलग हो गया। अब ये न्यूक्लियस तो अलग हो ही रहा है, इसमें अलग हो चुका है। अब धीरे धीरे क्या अलग होगा, साइटोप्लाज्म। जो पूरा ऑर्गेनल भी अलग होता है ना, साइटोप्लाज्म में सब कोई बिखरा रहता है, लिक्विड। तब ये भी अलग होगा। तो देखो ये अलग हो गया, तो 2 डॉटर सेल। तो एग्जामिनर को कैसे बना के दिखाओगे, यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना के बारे में यही बना के देखोगे, ऐसे फिर 2 दिखा देना, बीच में अलग हो रहा है। यहाँ पे लिख देना डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 डॉटर सेल। कितना इजी हो गया। अब अमीबा के बारे में आएगा क्वेश्चन लिखने के लिए, तो कैसे लिखोगे, एक्सप्लेन अपने से लिख दोगे कि अमीबा में क्या होता है, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है। अमीबा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर। अमीबा सेल डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। उसके बाद अमीबा के बारे में क्या बता दोगे, फिगर बना दोगे ऐसे, फिर ऐसे, पहले न्यूक्लियस डिवाइड, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड, फिर 2 डॉटर सेल। याद हो गया। ठीक है, अब क्या है, बाइनरी फ्यूजन में हमने किस में पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल पढ़ेंगे। अब हम लोग इरेगुलर पढ़ लिए हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। एल से लॉन्गिट्यूडनल, एल से किस में होगा, लेस्मानिया में। लेस्मानिया के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि लेस्मानिया में कैसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होगा, तो बता दोगे। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये लाइन सब में चिपका देना। लेस्मानिया के बारे में जान लो कि लेस्मानिया के बारे में होता है, इधर दिया होगा लेस्मानिया के बारे में। ये दिखाई पड़ रहा है। लेस्मानिया एक सैंड फ्लाई होता है, सीसी मक्खी जिसको बोलते हैं, सैंड फ्लाई। इस सैंड फ्लाई है ना, अपने ऊपर लेस्मानिया को चिपका लेगा और जाके अगर किसी आदमी को काट लेगा तो उसको काला जार हो जाएगा। तो लेस्मानिया काला जार को फैलाता है। लेस्मानिया किसको फैलाता है, काला जार को। लेस्मानिया किसको फैलाएगा, काला जार को फैलाएगा। फिर बाद में ठीक होगा, हो जाएगा। लेस्मानिया का एक प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या था, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ। लेस्मानिया क्या है, प्रोटोजोआ। इट हैज अ whip like structure at the end of the cell is called flagella। याद नहीं भी तो ऐसे फिगर तो बना दोगे ना, लेस्मानिया के ऐसा दिखता है। फ्लैजला इसको चलने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या याद रखना है कि लेस्मानिया के कारण क्या होगा, काला जार। इसी को ब्लैक फीवर भी कहते हैं। ये फैलता कैसे है, सैंड फ्लाई डिजीजेस भी इसको कहते हैं, या डम डम डिजीजेस। बहुत सारा नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में।
डम डम डिजीजेस, कालाजार डिजीजेस, सैंड फ्लाई डिजीजेस, ब्लैक फीवर, लिस्मानिया को इस फिगर याद रखो। ये देखो बच्चा काला है, समझ लेना लिस्मानिया। तो लिस्मानिया के कारण लिस्मानिया को फैलाता कौन सा है, वेक्टर कौन है यहाँ पे, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई। अब यहाँ पे लिस्मानिया में किस तरीके से होता है बाइनरी फिजन, तो ये दिखा देना, हम बताए बीचों बीच फिगर बना देना। अगला पार्ट में पहले दिखा देना न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, दो ऐसे से दिखा देना। पहले वो न्यूक्लियस है ना, फिर ऐसे ऐसे दो डिवीजन होगा, फिर थोड़ा देर बाद दिखा देना कि अब सेल डिवीजन भी हो जा रहा है, फिर ऐसे दिखा देना कि पूरा देखिए ए का हुबहू दूसरा मिल गया। तो किस तरीके से लिखेंगे लिस्मानिया के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो लिस्मानिया के ऊपर बताइए। इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये प्रोटोजोआ होते हैं। इट इज अ प्रोटोजोआ। फिर ड्यू टू लिस्मानिया डिजीजेस कॉल्ड काला जार इज आल्सो नोन एज ब्लैक फीवर, डम फीवर। और ये फैलता किसके कारण है, तो सैंड फ्लाई। फ्लैजला हेल्प्स इन मूवमेंट। फ्लैजला इसको चलने में मदद करेगा। ऐसे क्या करेंगे, फिगर बना देंगे लिस्मानिया का और उसके ऊपर ऐसे ऐसे चिपका देंगे फ्लैजिला, और उसके बाद फिगर बना के दिखा दो कि लिस्मानिया का ये है लिस्मानिया। इसमें क्या न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है 1 से 2 में, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, सब में वही होता है, पहले न्यूक्लियस फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड, रख लो। उसके बाद पहले ये दिखा देना ये दोनों अलग हो रहा है, फिर ये दिखा देना ये पूरा अलग होने लग रहा है, फिर ऐसे कर देना। एक दो बार फिगर देखोगे पास में याद हो जाएगा, ठीक है। एकदम सेम टू सेम थोड़ी ना बना देना है। ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन इन पारामेसियम, अब कहाँ दिख रहा है, पारामेसियम में। पारामेसियम मतलब यूगेलिना, ये है यूगेलिना, इसके ऊपर सिलिया भी होता है और फ्लैजला भी होता है। ये कैसे होता है, 20 से डिवाइड करेगा। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन पारामेसियम इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। डिवीजन अकर्स एट राइट एंगल ऑफ द बॉडी, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, एकदम राइट एंगल पे होगा, इससे होगा मतलब यहाँ पे देखोगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में घुसा के पूछ देगा कभी कि राइट एंगल पे कौन डिवाइड करता है, पारामेसियम या यूगेलिना। उसके बाद हम लोग क्या बताएंगे, ये ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन पारामेसियम एक्सेसुअली रिप्रोड्यूस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी, ये फेवरेबल कंडीशन में होगा, मतलब इसको रिप्रोड्यूस करने का मन होगा तभी करेगा, ये नहीं कि जाओ बच्चा पैदा करो। इसको जब मन होगा पारामेसियम को, पारामेसियम चचा को, तभी पारामेसियम चचा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पारामेसियम का हो गया। पारामेसियम का उतना हार्ड फिगर नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, कुछ फंस गए मुसीबत में तो ऐसे बना दोगे ना। यहाँ से देखो कैसे बन रहा फिगर, ये वो ऐसे है, फिर ऐसे थोड़ी दूर बढ़ा देना, फिर इसका दिखाना कि ये जो न्यूक्लियस है अलग लंबा हो रहा है डिवाइड होने के लिए, फिर इसका क्या है, ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा, फिर अलग अलग कर सकते हो। ये बाइनरी फ्यूजन हो गया, क्या हो गया, बाइनरी फ्यूजन में हो गया। बाइनरी फ्यूजन में हमने देख लिया किस तरीके से पारामेसियम, देखो क्या क्या पढ़ा है बाइनरी फ्यूजन में, ये पढ़ा दिया था, ये इसमें अमीबा में, लिस्मानिया में, पारामेसियम में। उसके बाद मैंने पढ़ाया था क्या, अमीबा के बारे में, अमीबा के बारे में यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, माइटोसिस के द्वारा होगा सेल डिवीजन, एक सेल दो डॉटर सेल में बदल जाएगा। उसके बाद मैंने अमीबा का पूरा फिगर बताया था कि किस तरीके से न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, किस तरीके से सेल डिवीजन हो रहा है। उसके बाद मैंने लिस्मानिया के बारे में बताया कि लिस्मानिया में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और इसके पास एक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये प्रोटोजोआ है, इसके कारण जो डिजीजेज होता है उसको नाम बोलता है काला जार, सैंड फ्लाई के कारण होता है। और फिर ये ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, इसको डम फीवर भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है, उसके बाद मैंने पढ़ा है कि ये देखो किस तरीके से इसमें फिर से इसका फिगर बना दिया है, न्यूक्लियस डिवीजन और सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा है। उसके बाद क्या है, ट्रांसवर्स डिवीजन, ये पारामेसियम चर्चा का था, हमको फेवरेबल कंडीशन में सिर्फ करेंगे। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन पारामेसियम डिवाइड इनटू रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअली मेथड बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ये राइट एंगल पे डिवाइड होता है, उसका फिगर बना देंगे ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे करके फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर बीच में से ऐसे ऐसे करके डिवाइड होता है ये, ठीक है। अब हम देखो पढ़ो, चलो तब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये मल्टीपल फ्यूजन के बारे में। बाइनरी फ्यूजन के बारे में बताया कि एक जो है फ्यूजन जो होगा एक से दो डॉटर सेल में बटेगा, बट इन मल्टीपल फ्यूजन वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर सेल। ये किस पे होता है, प्लाज्मोडियम, भयंकर कंफ्यूजन, पारामेसियम में नहीं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अलग चीज होता है, पारामेसियम अलग चीज होता है।
पैरामीशियम का चप्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये प्लाज्मोडियम है, ये मलेरिया फैलाता है। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होगा? मलेरिया फैलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि स्प्लिटिंग ऑफ ए पेरेंट सेल इनटू न्यूमरस डॉटर सेल, स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू मेनी डॉटर सेल, each of which grown into an adult called multiple fission. सिंपली ये भी लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू मेनी डॉटर सेल। इसमें क्या होगा, चलो इसका दिखाते हैं कि ये किस तरीके से ये होता है। ये फिगर याद रखेंगे मल्टीपल फिजन के लिए। मल्टीपल फिजन एक ही हो रहा है, उसमें ना अलग अलग, अमीबा के लिए अलग, पैरामीशियम के अलग, विग्रेनिया के लिए अलग और लिस्मानिया के अलग। लेकिन जो मल्टीपल फिजन है तो एक ही हो रहा है। ये मान लो पेरेंट सेल है, किसमें है? प्लाज्मोडियम के बारे में भी पूछे तो ये फिगर बना देना, और मल्टीपल फिजन के बारे में भी पूछे तो ये फिगर बना देना। ये पेरेंट सेल है, इसका एक न्यूक्लियस है, डिवाइड होगा ना, अंदर ही अंदर क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड होने लगता है, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। मान लो कि ये घर है, पहले घर वाला कहानी बताते हैं। घर है, इसमें मियाँ बीवी है, रूम में बहुत सारा बच्चा पैदा कर दिया, सारा बच्चा है इसमें। अभी घर का दीवार ये क्वाँ कू करने लगा बच्चा, अब कितना रहेगा इसमें? तो कहेगा कि बट हम घर से बाहर जाएंगे, इसलिए जब लोग बच्चे पैदा कर रहा है। तो ये क्या किया, ये तोड़ देता है दीवार। क्या करता है? तोड़ देता है। दीवार को क्या करता है? तोड़ देता है। तो यहाँ अब देखो, अब ये समझ में आएगा। ये पेरेंट सेल है, ये न्यूक्लियस है, बहुत सारा न्यूक्लियस कंटेन करता है इंसिस्ट, बहुत सारा डिवाइड होगा, सबका अपना अपना न्यूक्लियस होगा कि नहीं? लेकिन अभी भी पेरेंटे सेल के अंदर में है, लेकिन चारों ओर एक दीवार बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं? सिस्ट। लेकिन कुछ हद तक न रहेगा, उसके बाद कुछ हद तक रहेगा तो उसका क्या करेगा? हट, सिस्ट क्या होगा? टूट जाएगा। द सिस्ट ब्रेक एंड डॉटर सेल आर रिलीज। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो उसके बाद क्या है, इसके इतना फिगर आसान है। एक ऐसे पेरेंट सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसका सिस्ट का स्ट्रक्चर बनता है, मेनी न्यूक्लियस कंटेन इन द सिस्ट, बहुत सारा न्यूक्लियस सिस्ट में कंटेन करता है। उसके बाद क्या होगा, सिस्ट टूट जाएगा और सिस्ट ब्रेक होगा, डॉटर सेल रिलीज हो जाएगी। इसमें एक चीज पूछता है कि सिस्ट नाम का संरचना किस में बनता है? फिजन में नहीं, हाँ। फिजन में बनता है, लेकिन कौन से फिजन में? मल्टीपल, सिर्फ मल्टीपल फिजन में। उसमें भी और फंसाएगा, टफ क्वेश्चन एक बार का आया था, किस में? प्लाज्मोडियम के अंदर बनता है। अच्छा, मल्टीपल फिजन के अंदर में भी? अरे मल्टीपल फिजन तो क्यों में ना होता है रे गोचू? हाँ, तो प्लाज्मोडियम में ना होगा आंसर। हाँ। हर एक बुक में थोड़ी लिखा रहेगा कि हम ये पूछने वाले हैं, अपने एनालाइज ना करना होगा, ठीक है? तो मैंने ये पढ़ाया किसके बारे में? मल्टीपल फिजन के बारे में। क्या याद रखना है, सिस्ट नाम का संरचना किसमें बनता है? स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन कैसे होता है, कैसे लिखोगे मल्टीपल फिजन के बारे में? मल्टीपल फिजन इन ए प्रोसेस इज ए प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल। उसके बाद तुम क्या दिखाओगे? उसके बाद तुम लिखोगे मल्टीपल फिजन अकर्स इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक साइड फोटो जो आई है, विच कॉज ए मलेरिया, ठीक है? अब उसके बाद बताओगे कि इसका फिगर कैसे बनाओगे, तो इसके लिख दोगे मल्टीपल फिजन फिगर, मल्टीपल फिजन फिगर। ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, अंदर में किया वो डिस्टेंट, उसके बाद बहुत से न्यूक्लियाई कंटेन होगा, ये सिस्ट बन जाएगा। ऐसे ऐसे ये सिस्ट है, एक दिन सिस्ट क्या होगा? टूट जाएगा, सिस्ट ब्रेक एंड डॉटर सेल डॉटर सेल रिलीज। अब यहाँ पे जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आता है कि मल्टीपल फिजन बाइनरी फिजन के बारे में डिफरेंस बताइए। अब तुम अपने से लिख सकते हो, इसकी कोई काम नहीं है। बाइनरी फिजन के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल। उसके बाद लिखोगे इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। भैया हमको फेवरेबल मन है तभी करेंगे, ये अनफेवरेबल तुमको मन है चलिए पूरा काम करो, तभी तो वो पूरा कर रहा है, तो पूरा फट जा रहा है वो, तो वो हो जाएगा, ठीक है ना? फिर क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस ड्यूरिंग द फॉर्म ऑफ वंस ड्यूरिंग दिस। न्यूक्लियस के बाद नहीं डिवाइड हो रहा है, हाँ। कोई भी देखोगे ध्यान से, एक 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 क्यों बन रहा है? इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियस अंदर में डिवाइड हो जा रहा है, तो फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। देख रहे एक में डिवाइड करके क्या कुछ इसी में कर रहा है, ठीक है? ये लाइन याद होना चाहिए। और उसके बाद प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नॉट फॉर्मेड अराउंड एन ऑर्गेनिज्म। कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग बन रहा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग इज फॉर्मेड
which are called cyst. cyst. Let's example अमीबा में, लिस्मानिया में, यूगेलिना में, Paramecium. पारामेसियम में. अभी अमीबा में होगा अमीबा में इरेगुलर फिजन, Irregular. पारामेसियम में होगा Transverse. और लिस्मानिया में होगा लॉन्गिट्यूडिनल फिजन. Longitudinal fission. इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? प्लाज्मोडियम. Plasmodium. याद हो गया? हाँ. भाई इतना कोई नहीं पढ़ा सकता है, इतना कोई याद नहीं करा सकता है, इतना टफ चैप्टर है. ये तो आधे पे हमको याद हो ही गया इतना सारा. याद हो गया याद